शांति आसपास से कुछ सूखी घास इकट्ठा करके लाती है तो सीढ़ी लगाकर काजल छत पर सूखी घास जगह जगह लगा रही होती है। तभी वहां आशा आती है। भाभी बेटी के साथ मिलकर घर की छत तो ठीक कर ली, पर इस बारिश के मौसम में लोगों का तो काम धंधा नहीं चलता। तुम एक दिन का राशन 7 दिन चलाती हो, उसका क्या? बेटा भी पता नहीं शहर में क्या करता है, किसको खबर। आशा ताने देकर वहां से अपने घर में चली जाती है। बुआ कितनी बुरी है ना माँ, इन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। काजल, इन माँ बेटी को तेरे पापा ने अपनी माँ बहन से बढ़कर माना और इन सौतेली माँ बेटी ने अपना असली रूप उस दिन हमें दिखा दिया। आप सारे दिन खेत में काम करते हैं, जो भी पैसा मिलता है वो सारा माँ जी को दे देते हैं। हमारा बेटा शहर गया है पढ़ने, कुछ अपने परिवार के बारे में भी तो सोचो। जानती, मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे पाला, वो किसी एहसान से कम नहीं। और आज जब पापा की तबीयत खराब है तो मुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। और वैसे भी हम कोई गरीब नहीं। अगर हमारा बेटा कल को कोई अच्छी जॉब नहीं कर पाया तो भी मैं उसे खेती करना सिखाऊंगा, और ये सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाई बहन की ही है। विनोद अपने और अपने परिवार की न सोचकर सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है और कुछ ही दिन में विनोद के पिता की मौत हो जाती है। पिता के जाने के कुछ ही दिनों बाद उमा सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है और उन्हें एक कच्चा झोपड़ी जैसा घर देती है। मेरी बेटी मेरी सगी है और तू सौतेला। जब तक तेरा बाप जिंदा था मैंने तुझे और तेरे परिवार को यहाँ रहने दिया, पर अब ये सब कुछ मेरी बेटी का है, इसीलिए छोटा सा सब्जी का खेत और वो झोपड़ी लेकर निकल जा यहाँ से। माँ, मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, हर महीने उसे पैसे भेजने होते हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में सोचना है। अगर ऐसे वक्त में तुम हमें घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर तुम मेरे नाम कुछ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर हमें घर से मत निकालो। भैया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि अब सब कुछ मेरा है और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। आशा अपनी माँ के साथ मिलकर विनोद, शांति और काजल को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। ये सदमा विनोद बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपाहिज हो जाता है। माँ, पापा के बारे में जब भैया को पता चला तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, पर अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो काम भी कर रहे हैं। मैंने सब्जियां बेचकर बड़ी मुश्किल से तेरे भाई को पढ़ाया है, पर काजल, 2 महीने से तेरे भाई ने पैसे नहीं भेजे। तू उसे फोन करके पूछ सब ठीक तो है। अब घर में जाकर काजल अपने कीपैड फोन से अमित को फोन करती है। भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमने घर की मरम्मत कर ली है, पर आपने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे और पापा की दवाई खत्म हो रही है। वहाँ सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, बस कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए पैसे नहीं भेज पाया, पर जल्दी पैसे भेजूंगा। इतना बोलकर अमित फोन रख देता है और रोने लगता है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, इसीलिए तो कह रही हूँ हम दोनों शादी करके तुम्हारे गांव चलते हैं, वहीं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर नेहा, मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारे पापा के पास बस छोटी सी नौकरी करता हूँ। जब से तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मुझे पूरे शहर में कहीं काम ना मिले। मेरे पापा को जो करना है करने दो, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। शहर में नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम गांव में रहेंगे। नेहा अमित को मना लेती है और वो दोनों शादी करके शहर जाते हैं और सारी बात शांति को बताते हैं। क्योंकि नेहा अमित के साथ अपना घर परिवार पैसे सब छोड़कर आई थी, इसलिए शांति अपनी बहू को अपना लेती है और अगली सुबह आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आती है। काजल, सारी सब्जियां अंदर रख दे, बाहर मौसम बहुत खराब है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। माँ जी, घर में राशन खत्म है और आप सिर्फ आधा किलो तेल और 1 किलो दाल लेकर आए हैं। ये तो बस एक दिन का राशन है। बहू, तेल और दाल मैं लेकर आ गई हूँ, सब्जी हमारे घर में रखी रहती है, आटा और चावल घर में है थोड़ा, इसीलिए ये एक दिन का नहीं 1 हफ्ते का राशन है। इतना बोलकर शांति काजल के साथ सारी सब्जी घर में रखने लगती है और ये देख नेहा को अपने मायके के दिन याद आते हैं। सुबह सुबह आलू के पराठे खाकर दिन बन जाता है। वैसे दोपहर में क्या बन रहा है? दोपहर में तेरी पसंद की दाल मखनी, जीरा राइस, रोटी और पनीर की सब्जी, और रात में मैं सोच रही हूँ कि पूरी सब्जी खीर बना लूं। नेहा अपने मायके के दिनों को याद करके खाना बनाने के लिए बैठती है और जब कढ़ाई में तेल डालती है तो काजल बोलती है, भाभी, मैं समझती हूँ आज आपकी पहली रसोई है, आपका कुछ अच्छा बनाने का मन होगा, पर इतना सारा तेल मत डालो। खाने में हमें आधा किलो तेल 1 हफ्ते चलाना होता है, आप सिर्फ 1 चम्मच तेल डालो। काजल के कहने पर नेहा सिर्फ 1 चम्मच तेल डालती है। काजल, सारे मसाले नमक कहाँ हैं?
बहू सारा सामान पन्नी में रखा है और कील पर टंगा है, तुम सब्जी में सिर्फ नमक और हल्दी देना। नेहा घर में जो थोड़े से सामान रखे होते हैं उसी से रोटी और सब्जी बनाती है, जिसे पूरा परिवार खाता है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। मुझे लग ही रहा था ये बारिश हो जाएगी। अच्छा हुआ जो मैंने सारी सब्जी घर में रख ली थी। अब ये बारिश रुके तो मैं बाजार जाऊं। माँ जी, मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या मैं भी आपके साथ सब्जियाँ बेचने चलूं? इसी बहाने मुझे यहाँ के रास्तों का पता चल जाएगा। बहू, तू आते ही मेरे साथ सब्जियाँ बेचने जाएगी, वो भी बारिश में? तो क्या हुआ माँ, उसका मन है, मान जाओ। अमित के कहने पर शांति इस बात के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है और ठेला लेकर शांति अपनी बहू के साथ सब्जी लेकर बेचने निकल जाती है। पर बारिश होने की वजह से रोड पर पानी भरा होता है और उस पानी में भी ठेला लेकर शांति आगे चल रही होती है। तो ये सब देखकर एक बार फिर नेहा को अपने मायके के दिन याद आते हैं। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे भुट्टे खाने हैं। बारिश में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। नेहा भुट्टा खाने के लिए गाड़ी से उतरती है। तेज बारिश होने की वजह से ड्राइवर छाता खोलकर उसके साथ चलता है और वो छाते के नीचे खड़ी होकर भुट्टा खाती है। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी सास का ठेला एक गड्ढे में फंस गया है और चारों तरफ कीचड़ है। अकेली शांति ठेला खींच नहीं पा रही होती है। अब वो इसमें अपनी सास की मदद करती है। बाजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। बहू तो इतने बड़े घर की लड़की है, सब छोड़कर हमारे घर आई और इस बारिश में गरीबों के साथ इतने बुरे हालात देख रही है। इतना बोलकर शांति इमोशनल हो जाती है, पर नेहा अपनी सास का पूरा साथ देती है और दोनों सास बहू ठेले को धक्का मारकर गड्ढे से बाहर निकलते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अमित नौकरी की तलाश में इधर उधर जाता है, तो वहीं नेहा भी पूरे दिन नौकरी की तलाश करती है और शाम को अपनी सास के साथ सब्जी बेचने के लिए जाती है। ऐसे ही एक शाम। इस बारिश को भी अभी होना था जब मुझे सब्जी बेचने के लिए बाजार जाना था। माँ, मैंने आज 2 मुट्ठी दाल बनाई है और चावल, पर मैंने आज तुझे खिचड़ी बनाने को कहा था। हम सब भी वही खा लेते। अब एक काम कर, दाल चावल को मिलाकर थोड़ा और पका ले अपने पापा के लिए। क्या हुआ भाभी, 1 हफ्ते का राशन खत्म होने वाला है। चलो मुझे तुम सब्जी दे दो तो पैसे कमा लोगी इस बारिश में। इस बारिश में भले ही मेरी 1 रुपए की कमाई ना हो, पर मैं तुम्हें सब्जी नहीं देने वाली। और कर तो देखो, बेरोजगार बेटा घर में बीवी लाकर बैठा है और तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। अपने बहू बेटे पर ज्यादा मत इतराओ, क्योंकि वो तुम्हारे ही ऊपर बोझ बनकर बैठे। सारी जिंदगी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। आशा सब्जी लेने के बहाने उस बारिश में शांति को ताने देकर चली जाती है। ये बात अमित और नेहा को काफी बुरी लगती है और नेहा एक बार फिर अपने घर के राशन को देखती है। घर में राशन के नाम पर थोड़ा सा चावल, आटा और पन्नी में थोड़ी सी हल्दी नमक रखी थी। दूसरी तरफ कुछ सब्जियां खराब हो चुकी थी, जिसे बनाने के लिए शांति ने एक तरफ रखा था। यह सब देख नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अमित के साथ बारिश में ही नौकरी की तलाश में निकल जाती है। बहुत जल्द अमित और नेहा की नौकरी लग जाती है और ऐसे एक रात जब पूरा परिवार पानी वाली खिचड़ी खा रहा होता है तो माँ, मेरी जॉब लग गई है। अब हमें एक दिन के राशन को 1 हफ्ते नहीं चलाना होगा। माँ जी, बस अब 1 महीने और मुश्किलों का सामना करना है, फिर सब ठीक होगा और पापा जी का अच्छे से इलाज होगा। अमित और नेहा शांति को और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो शांति से 1 रुपया नहीं लेते और सुबह जल्दी उठकर बारिश में ही पैदल चलते हुए ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हुए कभी दुकान के नीचे तो कभी घरों के बाहर खड़े होकर रुकते हुए पैदल बारिश में घर आते हैं। इसी तरह 1 महीने के बाद जब सैलरी मिलती है तो नेहा और अमित 1 हफ्ते का नहीं बल्कि 1 महीने का राशन लाते हैं और आशा को सुनाते हुए कहते हैं, माँ जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपका हक हिस्सा कोई कितनी ही चालाकी से क्यों ना हड़प ले, पर जिन्हें राजा बनना होता है वो बन ही जाता है। अपने घर की बालकनी पर खड़ी आशा ये सब सुनकर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और उस दिन पूरा परिवार दाल तड़का फ्राई, राइस, पूरी, पनीर जैसा खाना खाते हैं और बाहर हो रही बारिश को एंजॉय करते हैं। गरीब बहू की ड्रेस। ओ माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सबको मेरा हुनर अच्छा लगा। लेकिन रोशनी, तुम यकीन कर लो, आज तुमने मुझे और माँ को बहुत बड़ी खुशी दी है। हम दोनों को तुम पर गर्व हो रहा है। हाँ बहू, मैंने कहा था ना कि खुद पर विश्वास रखो। मुश्किल घड़ियां तो होती ही हैं परीक्षा लेने के लिए, और देखो तुम विजयी हुई। आज सब लोगों को तुम्हारे बनाए हाथ के कपड़े पसंद आ रहे हैं। इस गरीब बहू के कपड़े खराब करने की हमने लाख कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रही। वही तो दीदी, सोचा था आज इसकी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। आखिर गरीब बहू ने ऐसा क्या किया था जो लोग उसकी ड्रेस को इतना पसंद कर रहे थे, और क्यों उसकी दोनों जिठानियों ने उसकी ड्रेस बार बार खराब करने की कोशिश की?
आइए ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती भाग में चलते हैं, जहां कुछ समय पहले ध्रुव किसी गरीब घर की लड़की से प्यार कर शादी कर उसे अपने घर ले आता है। तब चौखट पर ध्रुव, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने घर वालों से बिना पूछे शादी करने की? तुझे थोड़ा सा भी हमारे लिए बुरा नहीं लगा कि हम सबकी कितनी इच्छा थी तेरी शादी में आने की? माँ जी, अब आपके कहने से क्या होगा? देवर जी तो शादी करके इसे ले आए। इस गरीब ने कभी इतने बड़े घर को देखा नहीं होगा, लेकिन अब रहेगी। अब तो बाहर वाले भी हम लोगों की खिल्ली उड़ाएंगे कि घर में गरीब बहू आई है। माँ प्लीज रोशनी को एक मौका दीजिए, वो बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लाया होगा। गरीब है तो क्या हुआ, मैं इसे अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। तब दोनों बहू बेटे सास का आशीर्वाद लेते हैं और सास बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। ये क्या दीदी, माँ जी तो इससे जरा भी नाराज नहीं हुई, उल्टा इसको अपना लिया। इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ प्राजक्ता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है और अपनी सिलाई के शौक को जारी रखते हुए वो घर में सिलाई भी करती है। एक दिन अवंतिका कहती है, अच्छा, तुम तीनों को मुझे ये कहना था कि कल हमारे पड़ोसन सविता के बेटे का रिसेप्शन है, तो कल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाना। अच्छे कपड़े पहनना, और खासकर रोशनी बहू तुम, क्योंकि तुम्हें किसी ने देखा नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाऊंगी। कल तो हमें पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। मुझे डिजाइनर ड्रेस खरीदने के लिए स्टूडियो जाना पड़ेगा। प्राजक्ता, तू चलेगी क्या? हाँ दीदी, आखिर मुझे भी तो डिजाइनर साड़ी खरीदनी है। माँ जी, हम आते हैं। दोनों बहू अपने लिए डिजाइनर कपड़े खरीदने डिजाइनर स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां महंगी महंगी ड्रेस देखकर ट्राई करती हैं। वहीं सास, तू क्यों नहीं गई उनके साथ कपड़े खरीदने? तेरे पास कपड़े तो होंगे नहीं, तू गाँव से आई है। हाँ माँ जी, पर मुझे कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कपड़े सिलने का बचपन से शौक है, तो मैं अपने लिए खुद ड्रेस तैयार कर लूंगी। बस मुझे आपसे कुछ पुरानी साड़ी चाहिए। ठीक है, मैं अभी निकाल कर तुझे दे देती हूँ। तब दोनों बहू घर आ जाती हैं और अवंतिका उसे पुरानी साड़ी निकाल कर दे देती है, जिसके बाद रोशनी अपने कमरे में कुछ कपड़े काट कर सिलाई करने लगती है और फिर बॉर्डर लगाती है। शुक्र है 3-4 घंटे में मेरे कपड़े तैयार हो गए। अब कल मैं यही पहनूंगी। अगले दिन सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब अवंतिका, माँ जी देखिए, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बताइए ना माँ जी। हाँ, तुम दोनों अच्छी लग रही हो, लेकिन रोशनी बहू तुम कब आओगी? टाइम हो रहा है। माँ पार्टी में उसको मैं ले जाऊंगा, आप तीनों जाओ। ठीक है। तीनों पार्टी में चले जाते हैं। वहीं बहू भी तैयार होकर सबके बीच आ जाती है। तब प्राजक्ता सुनीता उसके कपड़े देखकर बहुत हंसती है। रोशनी, तू ये पहन के आई है? अरे, तो मेरी नौकरानी के कपड़े से भी सस्ते लग रहे हैं। अरे हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी रिसेप्शन पार्टी में नहीं, सब्जी मंडी में आई हो, ऐसे वाहियात कपड़े पहन के। अब तो माँ जी की बेइज्जती पक्का होगी। तभी पड़ोसी बातें बनाते हैं। हे भगवान, अवंतिका तेरी तीसरी बहू है, वो भी किसी गरीब घर की। कपड़ों से साफ पता चल रहा है। अरे थोड़े पैसे खर्च करके अपनी दोनों बहू की तरह डिजाइनर कपड़े दिला देती। अब आंटी जी खुद ही घर में फैशन डिजाइनर बनकर काट पीट कर कपड़े पहनेगी तो कार्टून बनकर ही आएगी ना। हाँ जी, मुझे तो शर्म आ रही है। हम चले पार्टी से या इसे जाने को कहें? बहू, तुमने ये क्या किया? तुमने कहा था तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े बनाने आते, और ये तुम क्या पहन कर आई हो? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि लोग तुम्हें और देखें। माँ आप? अवंतिका और बाकी लोगों की बातों से रोशनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो चली जाती है और पीछे पीछे ध्रुव भी घर पहुंच जाता है। ध्रुव जी, मैंने माँ जी की बेइज्जती करवा दी। मुझे लगा था मैंने पार्टी के हिसाब से कपड़े तैयार कर लिए, लेकिन मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं रोशनी, मैं जानता हूँ तुम्हें सिलाई करने का बहुत शौक है और तुम बहुत अच्छे कपड़े बनाकर पहनती हो। ये तो मैंने देखा है, भूल जाओ अब सब कुछ। तब सास को घर आकर अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मुझे वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, कल 2 साल बाद तुम्हारी नंद घर पर आ रही है, तो मैंने वेलकम पार्टी रखी है, इसीलिए अच्छी सी ड्रेस पहनना, इस दिन की तरह मत पहनना। जी माँ जी, इस बार मैं माँ जी को निराश नहीं करूंगी। रोशनी इस बार बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार करती है। इतने में नंद भी घर आ जाती है और घर में दोनों जेठानी पार्टी की सजावट करवाती हैं। जब रोशनी ड्रेस बना लेती है तो अवंतिका को दिखाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, और वो भी जुगाड़ करके। यकीन नहीं होता, आज तो सब लोग तुमको ही देखेंगे। नहीं माँ जी, आज तो दीदी का दिन है। तब सास तैयार होने चली जाती है और रोशनी भी नहाने जाती है। पीछे से दोनों जेठानी उसके कपड़े खराब करके चली जाती हैं।
इस बात का रोशनी को पता नहीं होता और वो ऐसे ही ड्रेस पार्टी में पहनकर आ जाती है। तब सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये क्या अवंतिका, तेरी बहू किसी मेले में आई है क्या ऐसे कपड़े पहनकर? भाभी आपने क्या किया? मेरे फ्रेंड्स भी आज आपसे मिलने आई थी, ये चूहे जैसी कुतरी ड्रेस आपने क्यों पहनी? लगता है ये खुद को 90s की हीरोइन समझती है आज के जमाने में। ये मेरी ड्रेस कब खराब हुई? सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बहू ये तो चिंता मत कर। पर माँ जी दोबारा बेइज्जती तो हो गई ना आपकी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इस बेइज्जती के बाद रोशनी बिखर जाती है। अवंतिका अपनी दोनों बहू के साथ किसी और पार्टी में जाती, तब दोनों जेठानी उसके कपड़े को फिर से खराब कर देती थी, जिससे रोशनी का खुद की सिलाई पर से विश्वास उठ जाता है। एक दिन सास, बहू तो खुद पर से अपना विश्वास खत्म मत कर। मुझे पता है तू बहुत अच्छी सिलाई करती है। कल मेरी सहेली के एनजीओ का उद्घाटन है, अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस तैयार कर ताकि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएं। नहीं माँ जी, अब मुझ में आपको फिर से बेइज्जत करवाने की हिम्मत नहीं है और न ही सिलाई मशीन चलाने की। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और कल तुझे खुद पर विश्वास करके ड्रेस बनाकर पहन के आना ही होगा। मैं तेरा वहाँ इंतजार करूंगी। तब सास की बात सुनकर रोशनी रात के 10 बज रहे होते हैं। वो सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। क्यों माँ जी की बातें बार बार सता रही है? उनकी इज्जत का सवाल है। अगर कल मैं एनजीओ में नहीं गई तो मुझे ड्रेस तैयार करनी ही होगी। रोशनी अलमारी से पुरानी साड़ी और सजाने वाला सामान निकालकर सुंदर सी ड्रेस बनाने लगती है और रात भर उसे तैयार करती है और फिर अपने पर्स और जूते पर भी ऐसे स्टोन लगाती है जिससे कि वो भी चमचमाने लगते हैं। और अगले दिन दोनों बहू उसकी बनाई मेहनत को देखकर फिर से खराब कर देते हैं। अब देखते हैं कैसे पार्टी में पहुंचती है। दोनों अमीर बहू पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां लोग उनके डिजाइनर कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं गरीब बहू भी अपनी ड्रेस को दोबारा ठीक करके पहनकर पार्टी में आती है। सारी मीडिया उसकी फोटो खींचने लगती है और वो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हेलो रोशनी, क्या आप हमारे फैशन इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप लेंगी? हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को फैशन सिखाएं। आपके हाथ की बनाई ड्रेस सच में लाजवाब है। वैसे आपने ये कैसे तैयार की? जी मैं जरूर करूंगी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये ड्रेस मैंने पुराने कपड़ों और पुरानी स्टोन वगैरह से तैयार किया है। सच में अवंतिका, तेरी गरीब बहू तो बहुत टैलेंटेड निकली। देख जरा। ये तो है। ये नहीं हो सकता, लोग इसको फोटो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी ड्रेस खराब करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये सब तुम दोनों ने किया है। घर चलो तब बताती हूँ। रोशनी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व था। आज सबको पता चल गया मेरी बीवी सबसे अलग है। आज तुम्हारा हुनर और गरीब बहू की ड्रेस सबको भा गई। जी ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। रोशनी जी, मैं तो आपको काम पर रख रही हूँ, वो भी 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी पर। बोलिए करेंगी? जी जरूर। गरीब बहू की ड्रेस सबको पसंद आती है। घर जाकर अवंतिका अपनी दोनों बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद वो शर्मिंदगी से रोशनी से माफी मांगती है। वहीं रोशनी को सिलाई के जरिए अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है और वो वर्कशॉप के जरिए बच्चों को भी कपड़े तैयार करना सिखाती है।